यूक्रेन का मानव रहित शस्त्रागार हाल के वर्षों में तेजी से विकसित हुआ है। हमने कीव के रक्षा क्षेत्र में जेट बॉम्बर ड्रोन से लेकर एआई कामिकाजे किलबॉट्स जैसे चौंकाने वाले नवाचार देखे हैं, लेकिन नया जोड़ सबसे बड़ा और प्रभावशाली हो सकता है। ये है सी ट्राइडेंट, 10 टन का समुद्री दानव जिसकी मारक क्षमता क्रेमलिन के काला सागर बेड़े के अस्तित्व तक को खतरे में डालने लायक है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये नया ड्रोन यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के लिए आक्रामक और रक्षात्मक दोनों अभियानों के लिए पूरी तरह से नए रास्ते खोलते हुए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जबकि रूस के लिए चिंता का एक वाकई बड़ा नया खतरा बन सकता है। सी ट्राइडेंट को पहली बार पेरिस में आयोजित यूरोसैटोरी 2026 इवेंट में दिखाया गया था। हर 2 साल में होने वाला यूरोसैटोरी भूमि और वायु भूमि रक्षा व सुरक्षा उद्योग की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। ये दर्जनों देशों के हजारों प्रदर्शकों और दसियों हजार मेहमानों को आकर्षित करता है, जहां वे अपनी नई सैन्य तकनीकें जैसे टैंक, ट्रक, छोटे हथियार, संचार प्रणालियां आदि दिखाते हैं। हाल के कार्यक्रमों में यूक्रेनी रक्षा क्षेत्र की तेजी से बढ़ती उपस्थिति दिखी है, जो अब दुनिया के बड़े और बेहतरीन क्षेत्रों में शामिल है। 2026 की प्रदर्शनी में कीव की रक्षा कंपनी ग्लोबल मार्क ने अपने विशाल पानी के नीचे चलने वाले मानव रहित वाहन से सबको चौंका दिया। इसकी लंबाई 10 मीटर 32.8 फीट, चौड़ाई 2 मीटर 6.5 फीट और ऊंचाई 1.5 मीटर 4.9 फीट है। यह कोई साधारण ड्रोन नहीं है। ये अपने लुक्स के हिसाब से एक सुपर साइज्ड टॉर्पीडो जैसा लगता है। इसका वजन 10,000 किलोग्राम 22,000 पाउंड है, जो इसे यूक्रेनी शस्त्रागार के सबसे भारी ड्रोन में से एक बनाता है, और यह 1,000 किलोग्राम 2,200 पाउंड तक का भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है। ग्लोबल मार्ट प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि इस ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 2000 नॉटिकल मील तक है और इसकी अधिकतम ऑपरेशनल गहराई 60 मीटर लगभग 200 फीट है। ये अधिकतम 10 नॉट्स 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 11.5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है, जबकि इसकी क्रूज स्पीड लगभग 6 नॉट्स 11 किलोमीटर प्रति घंटा या 7 मील प्रति घंटा के करीब है। डेवलपर ने बताया कि सी ट्राइडेंट को विभिन्न मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। पहली नजर में यह आक्रामक हथियार लगता है। ग्लोबल मार्क का कहना है कि इसका उपयोग रसद, परिवहन, माल पहुंचाने, प्रहार अभियानों और रक्षात्मक अभियानों में, जैसे दुश्मन के पानी के भीतर चलने वाले मानव रहित वाहनों को रोकने और निष्क्रिय करने में किया जा सकता है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि कंपनी ने अभी तक प्लेटफॉर्म के विकास की स्थिति या यूक्रेनी सशस्त्र बलों में इसकी तैनाती की समय सीमा नहीं बताई है। हालांकि खुद ये तथ्य कि ग्लोबल मार्क ने इस ड्रोन को यूरोसैटरी इवेंट में प्रदर्शित किया, ये संकेत देता है कि इसका विकास प्रक्रिया में काफी आगे बढ़ चुका है। और सी ट्राइडेंट ने तो पहले ही रूस को डरा दिया है। देश के एक सैन्य विशेषज्ञ मॉस्को में रूसी संघ की सरकार के अधीन वित्तीय विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर व्लादिमीर येरानओसियन ने सी ट्राइडेंट पर अपने विचार साझा किए। देश के बड़े साप्ताहिक अखबारों में से एक एआईएफ को ट्राइडेंट पर इंटरव्यू दिया। शुरुआत में येरानओसियन ने इस नवाचार को कमतर आंकने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि सी ट्राइडेंट वास्तव में कोई असली यूक्रेनी नवाचार नहीं है, बल्कि इसमें संभवतः यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में बने अलग अलग हिस्से शामिल हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ग्लोबल मार्क ड्रोन की तकनीकी विशिष्टताओं और क्षमताओं के बारे में झूठ बोल सकता है या बढ़ा चढ़ाकर बता सकता है, फिर भी यह माना कि इनका उपयोग समुद्री टर्मिनल, तेल गैस लोडिंग स्टेशन, पुल, बांध और जल विद्युत संयंत्र जैसे बंदरगाह और तटीय बुनियादी ढांचे पर हमले के लिए हो सकता है। विशेषज्ञ ने कहा, दुश्मन सी ट्राइडेंट से रूसी युद्धपोतों या पनडुब्बियों को डुबोने की कोशिश करेगा। उन्होंने क्रेमलिन के प्रचार को दोहराया और कहा कि चिंता की जरूरत नहीं, रूस पहले भी यूक्रेनी और पश्चिमी ड्रोन से निपट चुका है और खुद को ढाल चुका है। उन्होंने संभावित सुरक्षा उपायों की एक सूची बताई, जिन्हें क्रेमलिन इस खतरे का मुकाबला करने के लिए स्थापित कर सकता है, जैसे बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर अवरोधक, सतह के नीचे आने वाले खतरों की आवाज़ सुनने के लिए विशेष ध्वनि निगरानी चौकियां और यहाँ तक कि
प्रमुख तटीय स्थानों पर गश्त करने वाले सैन्य गोताखोर। हालांकि वास्तविकता में इन उपायों में से कोई भी सी ट्राइडेंट द्वारा उत्पन्न विशाल खतरे का पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके उन्नत नेविगेशन सिस्टम इसे रूसी अवरोधकों से आसानी से बचने या उन्हें पार करने की अनुमति दे सकते हैं, जिससे ये अपनी गहराई और दिशा को समायोजित करके अपने लक्ष्यों पर बिना किसी रोक-टोक के हमला कर सके। येरान ओशियन का दावा है कि क्रेमलिन की सेनाओं ने यूक्रेन के ड्रोन से सफलतापूर्वक निपटा है, लेकिन इसे गलत साबित करने के कई सबूत हैं। वास्तव में युद्ध अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब रूसी संपत्तियों और बुनियादी ढांचे पर एक और यूक्रेनी ड्रोन हमले की ताज़ा खबरें न आती हों। कीव की सेनाएं रूसी लक्ष्यों को व्यवस्थित रूप से खत्म कर रही है। नौसैनिक जहाज़ों, तेल टर्मिनलों और गोला बारूद डिपो को नुकसान पहुंचा रही है, जबकि क्रेमलिन की सेना उन्हें रोकने में असफल रही है। उसके रडार बहुत धीमे रहे हैं, उसकी वायु रक्षा पर्याप्त नहीं रही है और उसकी सेनाएं बार बार चौंक गई हैं। ये बात जमीन पर भी उतनी ही सच है जितनी समुद्र में। जैसा कि हमने देखा है कि यूक्रेन की सेनाओं ने अपने हवाई और जल आधारित ड्रोन के साथ साथ मिसाइलों का भी भरपूर इस्तेमाल किया है, जिससे उन्होंने काले सागर और उससे आगे रूसी जहाज़ों पर कई सफल हमले किए हैं। असल में ये हमले 2022 में ही युद्ध की शुरुआत के दौरान शुरू हो गए थे। मार्च 2022 में संघर्ष शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद यूक्रेन ने टोचका यू बैलिस्टिक मिसाइल से कब्जे वाले बर्द्यांस्क बंदरगाह में रूसी लैंडिंग जहाज डुबो दिया। सिर्फ एक महीने बाद यूक्रेन की सेनाओं ने अपनी खुद की नेपच्यून जहाज रोधी मिसाइलों का इस्तेमाल करके काला सागर बेड़े के प्रमुख जहाज मोस्कवा मिसाइल क्रूजर को नष्ट कर सबसे प्रतिष्ठित जीतों में से एक का जश्न मनाया। आने वाले महीनों में हमने कई लैंडिंग क्राफ्ट, असॉल्ट बोट्स और सपोर्ट जहाज़ों को क्षतिग्रस्त या नष्ट होते देखा, और जैसे जैसे यूक्रेन की सेनाएं साल दर साल और भी मजबूत होती गई, दुश्मन के और भी ज्यादा जहाज नष्ट किए जाते रहे। यहाँ तक कि रूस की पनडुब्बियां भी इन हमलों से बच नहीं पाईं। उदाहरण के लिए सितंबर 2023 में यूक्रेनी मिसाइलों ने रोस्टोव ऑन डॉन के ढांचे को भेद दिया और दिसंबर 2025 में यूक्रेन ने रूसी प्रोजेक्ट 636 पनडुब्बी पर हमला करने के लिए हवाई और सतही ड्रोन दोनों का इस्तेमाल किया। कीव की सेनाओं ने रूस की क्राइमिया आपूर्ति वाली रेल फेरीज नष्ट कर दी, जिससे कब्जे वाले प्रायद्वीप में गोला बारूद और सैन्य उपकरणों की कमी होने लगी। और संघर्ष के हर एक साल में विभिन्न आकारों और श्रेणियों के कई जहाज समुद्र की गहराइयों में डूब गए हैं या उन्हें महंगे मरम्मत के लिए घसीट कर ले जाना पड़ा है। ये हमले इतने प्रभावी और असरदार साबित हुए हैं कि इन्होंने लगभग पूरी तरह से काला सागर बेड़े को निष्क्रिय कर दिया है। जैसे ही क्रेमलिन के कमांडरों ने देखा कि उनके और अधिक जहाज़ों को नुकसान पहुंच रहा है और उनके पास यूक्रेन के यूएवी और मिसाइलों से निपटने के लिए जरूरी रक्षा प्रणालियां नहीं हैं, उन्होंने अपने जहाज़ों को संघर्ष क्षेत्र से और भी पीछे हटाना शुरू कर दिया। समय के साथ काला सागर में कम रूसी जहाज दिखे, क्योंकि ज्यादातर बंदरगाहों या शिपयार्ड में छिपे रहे और यूक्रेन से बचने की उम्मीद करते रहे। अब यूक्रेनी शहरों पर कलिब्र मिसाइलें दागने वाले सक्रिय जहाज़ों की संख्या भी कम हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो काला सागर बेड़े का मुकाबला करके यूक्रेन रूस की बमबारी की ताकत को कम करने और इस प्रक्रिया में अनगिनत जाने बचाने में सक्षम रहा। संक्षेप में कहें तो इसने काला सागर बेड़े को रूस के लिए एक सक्रिय और शक्तिशाली खतरे से बदलकर एक वास्तविक बोझ बना दिया। अब क्रेमलिन अपने नौसैनिक जहाज़ों का इस्तेमाल अपने विरोधियों पर हमला करने और जमीन पर अपनी बढ़त बढ़ाने के बजाय इन संसाधनों से लगभग कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है, और इसके बजाय उसे अपना ज्यादातर समय, पैसा और संसाधन या तो उनकी सुरक्षा करने या उनकी मरम्मत करने में खर्च करने पड़ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने ये सब बिना पारंपरिक नौसेना के किया। इसने मुख्य रूप से ड्रोन और मिसाइलों पर निर्भर रहकर उस नौसेना को हराया जिसे धरती की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक माना जाता था। सी ट्राइडेंट यूक्रेन के नौसैनिक अभियानों को नए रोमांचक स्तर तक ले जा सकता है। अब इससे पहले कि हम जानें कि ये नया अंडर वाटर ड्रोन कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कौन कौन से अनोखे फायदे लेकर आता है, ऐसा और भी बहुत कुछ है। अगर द मिलिट्री शो से फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब करें। यूक्रेन ने पहले भी पानी आधारित ड्रोन का इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए मेरीटाइम ऑटोनोमस गार्ड
अनमैन्ड रोबोटिक ऑपरेट्स या मगुरा V5। यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय यानी GUR के इस्तेमाल के लिए इसे विकसित किया गया है और ये निगरानी, टोही, समुद्री गश्त, बारूदी सुरंग रोधी उपाय, खोज और बचाव तथा युद्ध अभियानों सहित कई तरह के कार्य करने में सक्षम है। ये ड्रोन 2023 में सेवा में आए और इसके बाद के वर्षों में V6 और V7 मॉडल भी आ गए। लगभग $2,73,000 प्रति यूनिट की लागत वाला मगुरा V5 युद्ध में बेहद प्रभावी रहा है और इसने एक कुलाक क्लास लैंडिंग क्राफ्ट, टैरेंटुल क्लास मिसाइल कोरवेट्स और गश्ती जहाज समेत कई रूसी जहाजों के विनाश में योगदान दिया है। लेकिन मगुरा की भी सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए V5 की अधिकतम पेलोड क्षमता लगभग 300 किलोग्राम या 660 पाउंड है और इसकी संचालन सीमा लगभग 800 किलोमीटर या 500 मील है। यहाँ तक कि अधिक उन्नत V7 संस्करण भी केवल 650 किलोग्राम या 1433 पाउंड का वारहेड ही 1000 किलोमीटर या 620 मील तक की दूरी पर ले जा सकता है। सी ट्राइडेंट लगभग हर पहलू में बेहतर है। यह आकार में बड़ा, भारी है और बहुत अधिक दूरी तक काफी ज्यादा फायर पावर ले जाने में सक्षम है। ये 1000 किलोग्राम या 2200 पाउंड विस्फोटक ले सकता है, जिससे ये यूक्रेन के अधिकतर अन्य ड्रोन से अलग श्रेणी में आता है। जहां छोटे ड्रोन रूसी जहाजों को केवल सतही नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहीं सी ट्राइडेंट में इतनी फायर पावर है कि वह बड़े लक्ष्यों को भी तबाह कर सकता है। इसके अलावा क्योंकि यह भारी ड्रोन पानी की सतह के नीचे काम करता है, यह पनडुब्बियों और क्रूजर्स जैसे जहाजों पर उनके सबसे कमजोर स्थानों पर हमला कर सकता है, उनके ढांचे में छेद कर सकता है, जिससे वे जल्दी ही पानी से भर जाएं और डूब जाएं, इससे पहले कि उनकी टीम आपातकालीन मरम्मत कर सके। सी ट्राइडेंट की विशाल रेंज एक और खास फायदा है, जो इसे अब तक यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए गए ज्यादातर अन्य ड्रोनों से ऊपर ले जाती है। चूंकि यह 2000 समुद्री मील तक यात्रा कर सकता है, जो यूक्रेन के दक्षिणी तट पर ओडेसा से स्पेन या अल्जीरिया के तटों तक की दूरी के बराबर है। सी ट्राइडेंट को पूरे काला सागर को पार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसकी रेंज इतनी है कि ये यूक्रेन से नोवोरोसिस्क या कब्जे वाले क्रीमिया के सेवस्तोपोल बंदरगाह तक जा सकता है और बिना ईंधन खत्म होने के डर के वापस भी लौट सकता है। ये यूक्रेन की सेना के लिए योजनाएं बनाने और लागू करने के कई अवसर खोलता है निकट भविष्य में। ऐसे हथियार के अपने शस्त्रागार में होने से उनके लिए रूस के नौसैनिक संसाधनों पर विनाशकारी हमले करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा और क्रेमलिन के पास अपने जहाजों की रक्षा करने का कोई प्रभावी तरीका नहीं रहेगा। अगर वह कुछ जहाजों को केर्च जलडमरू मध्य से अजोव सागर के बंदरगाहों की ओर ले भी जाए, सी ट्राइडेंट उन्हें फिर भी ढूंढकर नष्ट कर सकता है। सी ट्राइडेंट का सतह के नीचे चलना रूस के लिए इससे निपटना सतह पर चलने वाले मैगुरा V5 ड्रोन की तुलना में बिल्कुल अलग चुनौती बनाता है। सतह पर चलने वाले ड्रोन को पहचानना मुश्किल है, लेकिन उन्हें ऊपर से उड़ने वाले विमानों या ड्रोन से देखा जा सकता है। हालांकि 60 मीटर तक पानी के नीचे चलने के कारण सी ट्राइडेंट को ऊपर से देख पाना नामुमकिन होगा। रूस को इन ड्रोन का पता लगाने का कोई भी मौका पाने के लिए पानी के नीचे गोताखोर टीमों और उन्नत रडार या सोनार सिस्टम्स जैसी तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ेगा। यह भी यूक्रेन की मदद करेगा जब वह दुश्मन के जहाज़ों पर नीचे से अचानक हमला करेगा। और यह तथ्य कि ऐसा ड्रोन है, रूसी नाविकों और नौसेना कर्मचारियों में डर पैदा करेगा, क्योंकि साफ पानी में भी वे जानेंगे कि 2200 पाउंड का वारहेड लहरों के नीचे छुपा उनकी ओर आ सकता है। रूसी काला सागर बेड़ा कई सालों से डरा है और सी ट्राइडेंट ने उसे नया खौफ दिया है। यह क्रेमलिन के नौसेना कमांडरों को जहाज़ों को समुद्र में भेजने के बजाय तट के पास या बंदरगाह में रखने के लिए और अधिक हिचकिचाने पर मजबूर कर सकता है, ताकि वे यूक्रेनी लक्ष्यों पर मिसाइल या ड्रोन लॉन्च करने बाहर न जाए। फायदे यही खत्म नहीं होते। यूरोसैटोरी प्रदर्शनी में ग्लोबल मार्क ने बताया कि सी ट्राइडेंट में स्वायत्त नियंत्रण और अनुकूली नेविगेशन है। इसका मतलब है कि ये लंबी दूरी के मिशनों को बहुत कम ऑपरेटर की भागीदारी के साथ पूरा कर सकता है। दूसरे शब्दों में, इस दैत्य को पायलट की भी जरूरत नहीं है। अधिकतर समय यह अपनी खुद की बिल्ट इन AI प्रणालियों पर निर्भर कर सकता है, जो इसे वहां पहुंचने में मदद करती है जहां इसे जाना है। यह अपने गंतव्य की ओर जाते समय अपने रास्ते को समायोजित करता है, ताकि इसे दिए गए किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका मिल सके।
डेवलपर के अनुसार इस ड्रोन को उम्मीद से कहीं ज़्यादा तरह के मिशन सौंपे जा सकते हैं। इसका मुख्य उपयोग यह है कि यह अपने पेलोड के साथ दुश्मन के जहाज को नीचे से टक्कर मारकर विनाशकारी विस्फोट करे, जिससे ज़्यादातर जहाज जल्दी डूब जाए। हालांकि इसे जरूरी नहीं कि कोई विस्फोटक ले जाना ही पड़े। ग्लोबल मार्क का कहना है कि इसका उपयोग पानी के रास्ते सामान पहुंचाने में भी हो सकता है, जो भविष्य में उपयोगी रहेगा। अगर यूक्रेन की सेना क्रीमिया को पूरी तरह आज़ाद करने की कोशिश करे, या अगर उन्हें एक तटीय स्थान या बंदरगाह से दूसरे स्थान पर गोला बारूद और अन्य संसाधन ले जाने की ज़रूरत पड़े, तो रास्ते में उनके पकड़े जाने की संभावना बहुत कम होगी। संचालन के मौके लगातार मिलते हैं और निर्माता के अनुसार सी ट्राइडेंट ड्रोन का उपयोग मित्र जल क्षेत्र की निगरानी व दुश्मन ड्रोन रोकने में किया जा सकता है। संक्षेप में, यह यूक्रेनी ड्रोन सेना के लिए बहुप्रकारी जोड़ है। हालांकि हर ड्रोन की तरह यह भी पूरी तरह परिपूर्ण नहीं। यूक्रेन की मानव रहित प्रणाली बलों को इसकी सीमाओं के मुताबिक खुद को ढालना होगा अगर वे इस हथियार को रूस के साथ युद्ध में उतारने का फैसला करते हैं। उदाहरण के लिए, ये सबसे तेज ड्रोन नहीं है। मगुरा V5 लगभग 42 नॉट्स की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है, जो लगभग 78 किलोमीटर प्रति घंटा या 48 मील प्रति घंटा है। ये लगभग 22 नॉट्स 41 किलोमीटर पर घंटा या 25 मील पर घंटा की रफ्तार से चलता है, जबकि सी ट्राइडेंट काफ़ी धीमा है। अगर रूस यह पता लगा लेता है कि इसे कैसे देखा जाए, तो यह संभवतः इसे आसानी से रोकने के खतरे में डाल सकता है। हालांकि ये साफ तौर पर दुश्मन को चौंकाने के मकसद से बनाया गया है, और ये तथ्य कि ये इतनी धीमी गति से चलता है, इसे रूस के रडार स्क्रीन पर खतरे के रूप में दिखने की संभावना को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, यह एक बड़े मछली या तैरते हुए मलबे के टुकड़े की तरह ज्यादा दिख सकता है, बजाय इसके कि यह कोई आसन्न विस्फोटक खतरा हो। सी ट्राइडेंट सतह के नीचे काम कर सकता है, पर ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकता। 200 फुट की अधिकतम गोता दूरी के कारण यह गहरे समुद्र या महासागर हमलों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए मुख्य रूप से उथले पानी और तटीय क्षेत्रों में ही इसका उपयोग होगा। यूक्रेन के मामले में यह ज्यादा मायने नहीं रखता। यूक्रेन की सेनाओं को रूसी जहाजों पर समुद्र में हमले की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे अधिकतर समय उथले पानी के डॉक और बंदरगाहों में रहते हैं, जिनके लिए सी ट्राइडेंट बना है। ये रूसी कमांडरों के लिए ऐसी दुविधा है जिसमें दोनों ही विकल्प नुकसानदेह हैं। अगर वे जहाज़ों को खुले समुद्र में ले जाते हैं, तो वे हवाई ड्रोन या मिसाइल हमलों के लिए ज़्यादा असुरक्षित हो जाते हैं, जो उन्हें बेस पहुंचने से पहले डुबो सकते हैं। लेकिन अगर वे अपने जहाज़ों को बंदरगाह में ही छोड़ देते हैं, तो घातक सी ट्राइडेंट ड्रोन उन्हें आसानी से एक एक करके तबाह कर सकते हैं। यह नया भारी ड्रोन क्रीमिया पुल की सहायक बीमों या उन बंदरगाहों पर हमलों में भी इस्तेमाल हो सकता है जहां तेल और अन्य संसाधन रूसी शैडो फ्लीट टैंकरों पर लादे जाते हैं। ये यूक्रेन के लिए एक और अहम इजाफा है। यह देश की रक्षा उद्योग की प्रतिभा का भी प्रमाण है, जो लगातार और मजबूत होती जा रही है। रूस, जहां आर्थिक संकट, रुकी सेनाएं और भारी नुकसान जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, वहीं यूक्रेन आत्मविश्वास से चुपचाप अपना काम कर रहा है, चाहे मोर्चे पर हो या पीछे। इसके सैनिक और ड्रोन ऑपरेटर दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि रक्षा ठेकेदार नवाचार व उत्कृष्टता दिखा रहे हैं। ये लगातार हथियारों, वाहनों और मानव रहित प्रणालियों की बढ़ती हुई श्रृंखला का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन को पहले से भी अधिक मजबूत बनने में मदद मिल सकती है। यूक्रेन को नेटो सहयोगियों के उदार समर्थन से लगातार लाभ मिल रहा है। आप इस वीडियो में इसके बारे में और जान सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि गठबंधन यूक्रेन के लिए अपनी अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता की ओर कैसे बढ़ रहा है। वैकल्पिक रूप से इस वीडियो को देखें, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे रूस ने सोचा था कि उसने यूक्रेन को मात दे दी है, लेकिन एक बार फिर वो पूरी तरह से और शर्मनाक तरीके से गलत साबित हुआ। अंत में, ऐसे कंटेंट के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें।